हाँ तो चलिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल पानी का टैंक है और इसके अंदर पानी गिरना स्टार्ट होता है और पानी जो गिरना स्टार्ट होता है उसका रेट है लैम्डा केजी पर सेकंड, मतलब पर सेकंड कितना पानी गिरेगा लैम्डा केजी। तो एक सेकंड में कितना पानी गिरेगा लैम्डा केजी। 2 सेकंड में कितना पानी गिर चुका होगा 2 लैम्डा केजी। 3 सेकंड में कितना पानी गिर चुका होगा 3 लैम्डा केजी। तो t सेकंड में कितना पानी गिर चुका होगा लैम्डा t केजी। ठीक, और t इक्वल टू 0 पे इसके अंदर कोई भी पानी नहीं था, ये खाली था, तो t इक्वल टू 0 पे h का वैल्यू क्या है 0। h कौन है वाटर लेवल का हाइट, ये वाटर लेवल है और इसका बॉटम से हाइट है। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ये h की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आपसे यही पूछा है कि dh/dt कितना होगा। ठीक, और सिलेंडर का जो बॉटम टैंक जो बॉटम क्रॉस सेक्शन है उसका रेडियस आपको दिया है r। तो देखिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस एक चीज और गिवन है कि जो लिक्विड का डेंसिटी है वो है रो केजी पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी है। तो मुझे बताइए, मैं मान लेता हूं कि किसी समय t पर ये हाइट की वैल्यू h है, तो किसी समय t पर ये हाइट की वैल्यू h है, तो मैं इसका मास लिख सकता हूं। तो जो मास का वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा m इक्वल टू, इसके अंदर वॉल्यूम कितना है पाई r स्क्वायर इनटू h और इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये कौन हो जाएगा मास। अब आप अगर ये दोनों साइड में d/dt लगा दीजिए तो d/dt ऑफ m इक्वल टू d/dt ऑफ पाई r स्क्वायर h इंटू 2। अब मुझे बताइए, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा इसके अंदर जो मास है वो मास बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि मास ऊपर से ऐड होता जा रहा है, तो ये मास होगा बढ़ता जाएगा। डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, रेडियस कांस्टेंट रहेगी, तो क्या होगा h बढ़ता जाएगा। तो जो कांस्टेंट चीजें उनको बाहर निकाल दो, तो ये आया dm/dt का जो वैल्यू आया वो कितना आया पाई r स्क्वायर इनटू रो को बाहर निकाल दिया जाए तो ये आया dh/dt। अब बात आती है dm/dt होगा कितना। तो देखिए, तो dm/dt का मतलब है कि मास बढ़ने का रेट, जैसे dy/dx को क्या बोलते हैं y के बढ़ने का रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dm/dt क्या हुआ मास के बढ़ने का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पर सेकंड कितना मास बढ़ेगा, मतलब मास बढ़ने का रेट। तो मास बढ़ने का रेट क्या है लैम्डा केजी पर सेकंड। पर सेकंड कितना मास बढ़ेगा लैम्डा केजी। तो मास बढ़ने का रेट क्या हुआ लैम्डा केजी। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी उसको हम क्या पुट करेंगे लैम्डा, एंड दैट इक्वल टू पाई r स्क्वायर इनटू रो इनटू dh/dt। और यहां से अगर आपको dh/dt निकालना है तो बाकी चीज का डिवाइड लगा दो। तो मैं यहां आंसर लिख देता हूं कि dh/dt कितना आएगा। तो dh/dt इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा लैम्डा अपॉन पाई r स्क्वायर इनटू रो। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि एक बैलून है और बैलून यहाँ से उठना स्टार्ट किया ऐसे ऊपर, मान लीजिए हॉट एयर बैलून है और वो ऐसे ऊपर उठता जा रहा है, मतलब उसका जो h है जो ग्राउंड से हाइट है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अब सोचिए, अगर यहाँ से हम बैठ के उसको देखें तो हमें जो हमारी आंख है, हमारी आंख को ऐसे, आंख का जो इसको बोलते हैं ये जो डायरेक्शन है देखने वाला, ये हमारी आंख है। तो हमें क्या करना पड़ेगा हमारे आंख को ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। तो ये जो एंगल थीटा है ये बदलता जाएगा। सवाल में दिया है कि थीटा कैसे बदल रहा है dθ/dt, मतलब थीटा के बदलने का रेट समय के साथ थीटा कैसे बदलेगा। तो थीटा के बदलने का रेट सवाल में दिया है वो है 14 × 10⁻⁴ रेडियन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितना एंगल बढ़ जाता है 14 × 10⁻⁴। तो आपसे पूछा है कि बताइए dh/dt क्या होगा, और dh/dt कब पूछा है जब इस थीटा की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री, और ये डिस्टेंस d है जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है 500 मीटर। तो देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। आप इसमें ऐसा करिए tan थीटा का वैल्यू लिखिए। tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा h/d। अब मैं कह रहा हूं इसके दोनों साइड में आप dy/dt लगा दीजिए। देखिए सिंपल डिफरेंशिएशन चल रहा है, dy/dt लगा दीजिए तो tan थीटा एंड दैट इक्वल टू dy/dt ऑफ h into 1/d। अब मुझे बताइए जो ये 1/d है ये कांस्टेंट है या वेरिएबल। तो 1/d कांस्टेंट होगा क्योंकि ये हाइट तो समय, ये डिस्टेंस तो समय के साथ बदलेगा नहीं। समय के साथ कौन बदलेगा h, तो d तो बदलेगा नहीं, तो 1/d भी नहीं बदलेगा। तो 1/d कांस्टेंट की तरह बाहर आएगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब जब आपको मन कह रहा होगा कि ये थीटा की जगह t होता तो अच्छा होता, तो आपको बोला गया चेन रूल में कि अगर आपका मन ऐसा कहता है कि थीटा की जगह t होता तो अच्छा होता, तो आप इसको t मान के डिफरेंशिएट कर लो। तो क्या लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। अब मन में जिसको हमने t माना था उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, एंड दैट इक्वल टू 1/d dh/dt। आपसे dh/dt पूछा गया है, तो dh/dt का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, वो आया d sec स्क्वायर थीटा dθ/dt।
अब आप क्या करिए, इसमें वैल्यूज पुट करिए। तो देखिए इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो आपके d का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, अब आपको dh अपॉन dt कौन से समय पे निकालना है, जब निकालना है जब थीटा 45 होगा। अब सोचो ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये तो 90 है, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी बराबर। मतलब इस समय पे h का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 500 मीटर। हमें यहाँ पे d पुट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, h की हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पुट किया जाएगा, d कितना दिया है 500 इनटू sec स्क्वायर थीटा, तो थीटा कितना है 45 डिग्री, तो sec थीटा की वैल्यू क्या आएगी √2, तो sec स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 2 इनटू d थीटा अपॉन dt कितना दिया है 14 इनटू 10 की पावर -4, तो ये आया 14 इनटू 10 की पावर -4। तो इसको सॉल्व किया जाए तो dh अपॉन dt का जो वैल्यू आया आपका वो कितना आया, तो देखिए 500 इनटू 2 करेंगे 1000 हो जाएगा, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3। फिर क्या करेंगे, वो 14 है, 14 को 14 लिखिए इनटू 10 की पावर -4। तो आपका जो आंसर आया dh अपॉन dt का वो कितना आया, वो आया 1.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, मीटर में क्यों, क्योंकि h का यूनिट क्या है हमारा मीटर, और टाइम का कौन है सेकंड, तो ऊपर मीटर है नीचे कौन है सेकंड, तो यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड। ठीक, तो इस तरह से देखिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करके और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, अब देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं। तो देखिए पहली बात तो आप ये समझिए कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो इंटीग्रेशन मींस समेशन, इंटीग्रेशन का जो बेसिक मतलब है, बेसिक इसका जो मतलब है वो है समेशन। इंटीग्रेशन का जो सबसे फंडामेंटल एकदम बेसिक मतलब होता है वो होता है समेशन। ठीक, तो चलिए समेशन होता है तो थोड़ा सा इसको मैं कोशिश करता हूं समझाने की। आप ऐसे सोचिए कि ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस, और मान लीजिए ये कोई ग्राफ है। ठीक, अब मैं ऐसा करता हूं, ये मैं कैसे लाइन बनाता हूं, ये पॉइंट मान लेते हैं ये है x1, और यहां कैसे पॉइंट बनाते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम x2। ठीक, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो ये पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को ऐसे आप स्ट्रिप्स में काट दो। मतलब ऐसे ऐसे आप सोचो कि ये एरिया मान लो एक केक है और चाकू से इसको ऐसे काट दो ऐसे, तो ऐसे पतले पतले स्ट्रिप निकल के आएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा आप ऐसे देखो कि ऐसे मान लेते हैं कि एक स्ट्रिप ये आया, दूसरा स्ट्रिप ये आया, तीसरा स्ट्रिप ये आया, ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप इसके अंदर आप बना सकते हैं। जितना स्ट्रिप का विड्थ छोटा होगा उतनी नंबर ऑफ स्ट्रिप क्या होंगी ज्यादा होंगी। ठीक, ऐसे आप बहुत सारे स्ट्रिप बना सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ईच स्ट्रिप का अगर मैं एरिया लिखूं तो देखिए एरिया कैसे लिखा जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूं समझाने की। आप ऐसे सोचिए कि यहां से यहां तक का जो ये डिस्टेंस है, ये कौन है, ये है x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। आप सोचो ना, इसका कोऑर्डिनेट x2 होता है, इसका कोऑर्डिनेट x1 है, तो डिफरेंस क्या आएगा x2 x1। तो ये विड्थ कितना हुआ x2 x1, तो इसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा x1। ऐसे इस वाले को डेल्टा x2 एंड सो ऑन। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा करिए कि जो ये हाइट है ना, ये वाला जो हाइट है, मतलब इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है उसको मान लीजिए y1, तो इस हाइट को मैं क्या बोल सकता हूं y1। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुने कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को लगभग मैं रेक्टेंगल मानकर वैल्यू लिख सकता हूं। तो इस एरिया की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो अगर इसको y1 माना जाए, इसका कोऑर्डिनेट अगर y1 माना जाए, तो ये हाइट हो गया y1, ये हो गया डेल्टा x1, तो एरिया आया y1 डेल्टा x1 प्लस। ऐसे ही मैं अगर इस दूसरे वाले स्ट्रिप के लिए बात करूं तो इसके लिए हाइट मान लेते हैं y2, तो उसके लिए एरिया आया y2 डेल्टा x2। ऐसे ही तीसरे वाले के लिए बात करेंगे तो हो जाएगा y3 डेल्टा x3 एंड सो ऑन। अब आपको कहां से कहां तक का एरिया लिखना है, मान लेते हैं आपको x1 से लेकर x2 तक का एरिया लिखना है, तो आपके जो ये स्ट्रिप्स आप कंसीडर करेंगे वो कहां से कंसीडर करेंगे, x1 से लेकर x2 के बीच में, और ये हुआ आपका एरिया। ठीक, इस एरिया में देखिए थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है कि सर ये तो रेक्टेंगल है ही नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ पे सीधा है नहीं, वो थोड़ा सा एरिया ज्यादा आ गया। तो कोई बात नहीं, हमें पता है कि वो थोड़ा सा एरिया बहुत ज्यादा आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि आप सोचो कि अगर ये टेंडिंग टू जीरो होता,
अगर ये टेंडिंग टू 0 होता तो जो छोटा सा एरिया ऊपर बचा है, देखिए इसका मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है आपका सिनेरियो। तो आप बोलेंगे कि यहां पे से थोड़ा सा एरिया ज्यादा आ गया, तो मैं कह रहा हूं बेटा कि मान लो ये जो विड्थ है तेरी डेल्टा एक्स, अगर ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा तो ये एरिया में जो एक्स्ट्रा हमारा ऐड हो रहा है वो क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0। तो हम लिमिट लगाते हैं फर्दर कि लिमिट that delta x, each delta x that is tending to 0, each delta x1 delta x2। तो जब each delta x tending to 0 हो जाता है तो जो ये वाली चीज है, ये वाली जो चीज है, इस वाली चीज को लिखते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ y dx। इसी वाली चीज को हम लिखते हैं क्या, इंटीग्रेशन y dx। और ये किसने बताया, तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि इस वाली चीज को आप ऐसे लिख लें, ये हम अपने मन से नहीं कह रहे। और इसमें हम जो लिमिट लगाते हैं वो लिमिट ये लगाते हैं कि आपने एरिया कहां से कहां तक कंसीडर किया, तो आपने एरिया x1 से लेके x2 तक कंसीडर किया। तो ये कौन हो गया आपका एरिया। ठीक, अब तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ, मतलब इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इंटीग्रेशन कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, y-x कर्व। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, x एक्सिस। और ये कौन हो गई, बाउंड्री की कहां से कहां तक हमें एरिया लेना है, कहां से कहां तक, x1 से लेकर x2 तक। ठीक, तो ये वाली जो चीज है, अगर इसका मैं इसका मीनिंग में लिखना चाहूं कि मीनिंग है क्या इसका अगर मैं मीनिंग लिखना चाहूं तो इसका मीनिंग है एरिया अंडर y-x कर्व एंड x एक्सिस, y-x curve and x axis between x1 to x2। ठीक, तो ये वाला इस एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब इसमें बस आपको मैथमेटिक्स में और जो हम रियल लाइफ में जो एरिया होता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उस एरिया में इस एरिया में एक फर्क है। फर्क ये है कि जब हमारा कर्व एक्सिस के ऊपर होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एरिया, और जब हमारा कर्व एक्सिस के नीचे होता है तब उसको बोलते हैं नेगेटिव एरिया। कैसे, आप देखो थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, आप ऐसे देखिए, मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि मान लो आपका जो कर्व होता, मैं कह रहा हूं कि मान लो आपका जो कर्व होता, मान लो आपका कर्व कुछ इस तरह से होता, मान लो आपका कर्व कुछ इस तरह से होता, और ये मान लो बाउंड्री है लेट्स से सम x1, और ये मान लीजिए सम बाउंड्री है x2। ठीक, तो जब आप इसको ऐसे काट के स्ट्रिप मारते थे, इसका एरिया लिखते थे, इसका एरिया पॉजिटिव आता क्योंकि y पॉजिटिव आता, इसका एरिया नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे y क्या आएगा, नेगेटिव। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपका एरिया, अगर जो आपका एक कर्व है अगर x एक्सिस के ऊपर है तो एरिया आप क्या लेंगे, पॉजिटिव, और अगर कर्व आपका x एक्सिस के नीचे है तो एरिया आप क्या लेंगे, नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूं कि इफ कर्व इज above x axis then area taken as, तो आप इस एरिया को उस मैथमेटिकल वाले एरिया से रिलेट करके नहीं देखें। आप ऐसे सोचें कि यहां पे नीचे वाले एरिया को माइनस लेते हैं क्योंकि वहां पे तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। और दूसरा कि इफ कर्व इज बिलो x एक्सिस then area taken as नेगेटिव। तो इतना अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है,